हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल है, हम ये कर रहे थे। और लास्ट सेशन में हमने की फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेंट्रलाइजेशन है इसको फेवर करते हैं एंड इसको ऑपोजिट कौन से फैक्टर हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं। आज के टाइम में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी बोथ पैटर्न को यूज करती है, सेंट्रलाइजेशन को भी डिसेंट्रलाइजेशन को भी। तो टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों के कौन से प्रोपोर्शन को यूज करना है वो डिसीजन लेते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट करने के बाद आज हम इस सेशन में करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हियर वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ द डिफरेंस एंड हियर सेंट्रलाइजेशन एंड हियर डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस ऑफ द बेसिस। फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं मीनिंग। तो जो सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है वो क्या है? इसका मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, मीनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, सभी की सभी डिसीजन लेने की पावर टॉप एग्जीक्यूटिव हेड के पास होती है। जे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जे ही लेते हैं। तो कुछ पर्संस हैं वो ही सभी डिसीजन लेते हैं, तो जो पावर्स हैं कंसंट्रेट हो जाती हैं, कुछ लोगों तक ही जे कंसंट्रेटेड रहती हैं, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब पावर्स कुछ लोगों के हाथों में होती हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें पावर डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जिसमें पावर हर एक लेवल पर पहुंच जाती हैं। पावर्स ए तक नहीं होती, बी सी डी जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, हर एक लेवल पर पावर को डेमोक्रेटिक वे से डिवाइड किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 2, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन। डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास होती है? मीनिंग भी ये डिफाइन कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। जिसके पास पावर है ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने की अथॉरिटी उनके पास ही होगी। तो सेंट्रलाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पास ही जो पावर होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, टॉप एग्जीक्यूटिव हेड ही लेती है। जो सेंटर की अथॉरिटी है ये सारे डिसीजन खुद ले रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इवन एंड सिस्टेमैटिक डिवीजन की जाती है, मीनिंग हर एक लेवल पर कौन सा डिसीजन होगा जो पॉलिसी के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ए लेवल पर कौन से डिसीजन है, बी पर, सी पर, डी पर, ए जितने भी मैनेजमेंट के जो भी हायरार्की की डिवीजन है, इसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाता है कि ए के पास कौन सी पावर है, डी के पास कौन सी, सी के पास कौन सी, एंड सो ऑन। इसका मीनिंग हो गया सिस्टेमैटिक डिवीजन होती है एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पर डिवीजन होगी। नंबर 3, सुटेबल। जो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, ये कहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होती है? सेंट्रलाइजेशन है, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए सुटेबल होती है जहां पर छोटी सी लोकेशन है या फिर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक ही लोकेशन पर सभी इक्विपमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन ले तो ये बेटर होता है। लेकिन मान लो अब बहुत बड़ी लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, जो इंडिया के आउटसाइड हैं वहां तक स्प्रेड हैं, इस केस में सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डिसेंट्रलाइजेशन को फेवर किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन, मीनिंग जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या फ्रीडम दी गई है या नहीं दी गई है। सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट के पास कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, वो अपने काम है एक्शन अपनी मर्जी से नहीं करती है। उनके हर एक काम के लिए जो उसकी हायर अथॉरिटी है, जो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, उससे पूछकर ही काम करना है। तो इनके लिए जो भी डिसीजन है, डिसीजन लेने की पावर नहीं है, अपने काम को अपनी मर्जी से
करने की पावर नहीं होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शंस होती है, वो अपने काम अपनी मर्जी से करते हैं, उनको अथॉरिटी डिफाइन की गई है। तो जो अथॉरिटी है इनको सिस्टमैटिकली दी गई है, इनकी अथॉरिटी, इनकी फ्रीडम, इनकी एक्शन, इनके लिए इनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है इसका फ्लो कैसे होता है? सेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल होता है। जैसे हायरार्की में क्या देखते हैं, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है और उसके बाद जो लोअर लेवल पर होते हैं उनको जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बता दिया जाता है। तो इस तरह वर्टिकल क्या होती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का फ्लो हो है, जो ओपन भी है, जो फ्री भी है। वर्टिकल भी आता है, हर एक डिसीजन है हर एक लेवल पर लिया जा रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टली भी सेपरेट किया जाता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों तरह का हो सकता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ओपन एंड फ्री फ्लो है, सबको फ्रीडम दी गई है इन डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज पीपल पार्टिसिपेशन। जो सेंट्रलाइजेशन है इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं? तो सेंट्रलाइजेशन में लोगों को पार्टिसिपेट करने का कम मौका मिलता है। जितनी भी डिसीजन है सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या काम करना है, इनके लिए इनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए खुद ही पॉलिसीज बनानी है, अपने डिसीजन खुद ही लेने हैं, इसीलिए मोर पार्टिसिपेशन होती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज मोटिवेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड होते हैं या डिमोटिवेटेड है? सेंट्रलाइजेशन में डिमोटिवेटेड होती हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं उनको लगता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो इग्नोर कर रही है। उनको लगता है कि जो स्किल्ड लेबर है, जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजर हैं, इनके पास इतना कॉम्पिटेंट, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्विक एंड राइट डिसीजन ले सके, इसलिए टॉप मैनेजमेंट खुद ही डिसीजन लेती है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो डिमोटिवेट होती हैं, वो अपने लिए खुद ही कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट जो एम्प्लॉइज होते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही डिसीजन लेना है। उसको ऊपर से कोई प्रोग्राम बनकर नहीं आएगा कि आपने इसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो उन्होंने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, इसलिए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। जो सेंट्रलाइजेशन है जो स्टेबल होती है, इसमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज होती हैं, यूनिफॉर्म डिसीजन है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले कौन है? ओनली सेंट्रल अथॉरिटी है। कॉमन आइडियोलॉजी होती है जिसके अकॉर्डिंग सभी यूनिफॉर्म डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक लेवल पर डिसीजन होता है, मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन हो सकते हैं, इसीलिए इसमें यूनिफॉर्म पॉलिसीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ वर्क। जो सेंट्रलाइजेशन है इसमें कुछ पर्सन्स हैं उनके पास ही सभी पावर होती है, इसीलिए सभी डिसीजन वो लेती हैं, तो बर्डन ऑफ वर्क क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो बर्डन ऑफ वर्क हो गया वेरी हाई इन द सेंट्रलाइजेशन। इसके ऑपोजिट जो बर्डन है डिसेंट्रलाइजेशन में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड अमंग मैनी लेवल्स, इसीलिए बर्डन वहां पर कम हो जाता है। लास्ट वन इज सुटेबल फॉर नेचर ऑफ वर्क। जो सेंट्रलाइजेशन है हम इसको अपनाएं या ना अपनाएं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है जिसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है? जैसे रिसर्च का, इनोवेशन का वर्क है, जिसमें हर टाइम कोई नया चैलेंज है, इस टाइम हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे वर्क में, रिसर्च इनोवेशन में सेंट्रलाइजेशन सबसे बेटर ऑप्शन होती है। एंड इसके ऑपोजिट अगर डेली रूटीन का रिपीट वर्क है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छी ऑप्शन है। तो इस तरह सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेगी या फिर डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट करेगी। तो आज के टाइम में दोनों को ही
अपनी नीड के अकॉर्डिंग इक्वल प्रोपोर्शन में या फिर रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है। तो इस तरह सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल बन जाता है। तो आज हमने इस सेशन में इन दोनों का डिफरेंस किया। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।